हेलो एवरीवन, प्रभाकर मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने आपको बताया था। तो आज उसके आगे देखेंगे कि क्या है। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में हमने जो आपको बताया था कि यदि ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, है ना, तो ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स कहा जाता है। हमने ऐसा बताया था आपको, ठीक है। एक दूसरे के व्युत्क्रम माना जाता है। तो इसी से रिलेटेड कुछ एक थ्योरम है, इसको हम देख लेते हैं। होता क्या है जो तो एक थ्योरम है हमारा कि हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या हो, दो मैट्रिक्स हो, भी किस ऑर्डर का हो, सेम ऑर्डर का हो। तो एक थ्योरम होता है, तो एक थ्योरम है हमारे पास इस तरह से। ये थ्योरम है कि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार लेना। अगर इस तरह से रहे कि ए इंटू बी इंटू सी इन्वर्स, तो यहाँ पे हम कर लेंगे सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। अब देखो, हमने आपको एक चीज़ बताया होगा कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई होता है। आप कहो कि ये नहीं बताए हैं, तो देखो इस तरह से आपने ये भी जाना होगा कि ए बराबर आई इंटू ए होता है। तो ये जब ए आता है ना इधर, तो ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा था कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। तो इसका यूज करके हम प्रूफ करेंगे ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ में देख लेंगे क्या होता है। तो प्रूफ में देखते हैं। अब देखो, चूंकि आप कह सकते हो कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, तो हमें यहाँ पे ए नहीं, हमें ए बी चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए, है ना। तो हम ए बी लेकर चलेंगे ऐसे कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू भी आई होगा। अगर इसको एक माना जाए, इसको एक माना जाए, यदि पूरे को ए, तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई। अब ए की जगह वैल्यू जो भी हो आपका, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हो सकता है। अब देखो, इसमें एक काम करते हैं, हम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि सबसे पहले गुना करना। तो इस प्री मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, अब ये देखना है। यहाँ पे ए इन्वर्स से हम मल्टीपल कर लेते हैं इसके लिए, ए इंटू ए इन्वर्स करने के लिए, है ना। तो प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स। और जब भी हम गुना करते हैं, बोथ साइड लिख सकते हो आगे कि बोथ साइड प्री मल्टीप्लाइंग। आप ऐसे भी समझ रहे हो कि बोथ साइड प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इन्वर्स। प्री मल्टीप्लाइंग ये समझना, प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब हुआ सबसे पहले आगे में रखना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे, इसको गुना करेंगे तो ए इन्वर्स इंटू ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू आई। अब देखो, ये दोनों वैल्यू को एक जगह रख लो, तो ए इन्वर्स इंटू ए, यहाँ पे बचेगा बी, ये होगा ए बी का इन्वर्स। हमें इसको तोड़ना नहीं है, इसको तो यही रखना है। अब देखो, इतना इज इक्वल टू ए इन्वर्स होगा, क्योंकि हमने बताया था ए इन्वर्स में, या सॉरी आई में किसी भी वैल्यू से, किसी भी मैट्रिक्स वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ए इन्वर्स ही होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि चूँकि ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इन्वर्स होता था। अब देख, इसका भी वैल्यू आई होगा, हमने अभी बताया था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा, है ना, कि ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू आई। तो ये हो गया हमारा आई इंटू बी, इसको एक जगह कर लेते हैं, और ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। अब देखो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, आई होता है। इस वजह से हमने इस वैल्यू को क्या लिख लिया, आई, और उसको बी के साथ कर लिया। अब बताओ, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और बी कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ही होगा, है ना। और इंटू ए बी का इन्वर्स, ये होल इन्वर्स है भाई, इज इक्वल टू ए इन्वर्स। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आई इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा।
आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमको लाना क्या है, हमें प्रूफ जो करना है ए बी का इन्वर्स, यानी ये हटना चाहिए। ये कब हटेगा? फिर से प्री मल्टीप्लाइंग कर दो बी इन्वर्स से, ठीक है ना। बोथ साइड प्री मल्टीप्लाइंग वाई बी इन्वर्स, तो फिर से लगाओ इसमें, तो बी इन्वर्स इंटू बी है ना, और ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। अब इसका वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा मेरा? आई हो जाएगा, यानी हम कहेंगे यहाँ पे कि आई इसका वैल्यू आर इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, ठीक है। अब ये कहाँ से? तो फिर से बी इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिखो, बी इन्वर्स इंटू बी इज इक्वल टू आई। अब देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू अगर एक मैट्रिक्स माना जाए, उसमें आई से गुना करें हम, तो कोई परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी ये क्या रह जाएगा मेरा? ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। क्यों? क्योंकि आई इंटू ए इन्वर्स या ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी का इन्वर्स ही रहेगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ध्यान देना, एग्जाम में कभी कभी ये ए बी इंटू सी इन्वर्स कर देता है, तो ये पीछे से ले लेना, सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये प्रूफ रेयर केस में सीबीएसई के लिए प्रूफ आता है, बट बिहार बोर्ड जो आप देते हैं बीएसई भी, उसमें ये क्वेश्चन प्रूफ में नहीं आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स इस तरह से आपका पूछ सकता है ये वैल्यू, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक चीज़ में देखो, थोड़ा सा इसको थ्योरी को पढ़ो कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, लेकिन इसमें आई आता है, तो आई कैसा है? क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे टू मैट्रिक्स होगा, लेकिन कैसा मैट्रिक्स होगा? ये खुद कॉमन सेंस है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ लगा लेंगे हम, आई मीन बर्गाबी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखोगे इसमें, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, अगला देखता हूँ क्या है इसमें। देखो अब इसमें एक चीज़ है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हिंदी नहीं जानो तो बढ़िया है, ठीक है, ऐसे ही जानो, है ना। तो ये है हमारा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है जो समझेंगे। अब देखो अभी आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, बट उसका यूज है, तो उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में डीप नहीं जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर जो है हमारा डिटर्मिनेंट, उसमें हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बाद में बताएंगे कि डिटर्मिनेंट होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा उसे, अदरवाइज वो डिटर्मिनेंट नहीं कहलाएगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें और नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो ए डजंट इक्वल टू नहीं, ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होना चाहिए वह 0 ही होना चाहिए, तभी उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स नहीं निकाला जाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी एक मैट्रिक्स हो, कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट, है ना, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये वाली जो है इसको इस तरह से भी लिखते हैं DET और यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 0 हो तो वह सिंगुलर कहलाएगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स नहीं निकाला जाता। क्यों नहीं निकाला जाता है आपको आगे समझ में आएगा कि ये इन्वर्स बराबर 1 मोड ऑफ ए एंड टू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से होता है। तो ये जो मोड ऑफ ए जो हम लिखते हैं ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू यहाँ पे 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज इन्फिनिटिव, टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना क्या होता हो, 0 होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और एक सिंगुलर मैट्रिक्स को
एक सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है, वजह ये हमने बताया। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे सिंगुलर मैट्रिक्स का डायरेक्ट वे में। अगर छोटा समझो, देखो इसमें कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। कैसा मैट्रिक्स है ये, लेट करते हैं, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और कंडीशन है कि पहला कि इफ इतना, या इसी को हम लोग कहेंगे डिटर्मिनेंट, है ना, इसी को डिटर्मिनेंट वैल्यू भी कहेंगे, बात एक ही है, ऑब्लिक लगा दिया हमने, इज इक्वल टू 0, शॉर्ट रूप में समझो, देन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर, और सिंगुलर है तो हमने बताया कि जब यह सिंगुलर हो जाएगा तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जाएगा। तो जब इन्वर्स नहीं निकाला जाएगा तो इसको एक नया नाम देंगे हम, उसको कहेंगे नॉन रिवर्जिबल मैट्रिक्स, है ना, इन्वर्जिबल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कहेंगे कि नॉन इन्वर्जिबल मैट्रिक्स। कंडीशन समझ में आया कि ये वाला वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यदि 0 हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, पूछता है एग्जाम में, है ना, कि यदि कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो निकलेगा कि नहीं, सिंपल नहीं निकलेगा, वजह दिखा दिया था हमने, ठीक है। और इसमें दूसरा जो कंडीशन है कि इफ मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब जो नॉन सिंगुलर होगा उसी का इन्वर्स निकलेगा, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर को ही हम लोग क्या कह देंगे, इन्वर्जिबल कहते हैं। इन्वर्जिबल ऐसा ही होगा, इन्वर्जिबल मैट्रिक्स। देख लेना स्पेलिंग क्या होता है, इन्वर्जिबल मैट्रिक्स। तो आपको जब पूछा जाए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो, उसका इन्वर्स निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए, जो कि हमने पढ़ा नहीं, वो तो पढ़ना है डिटर्मिनेंट में। तो एक डिफरेंट टाइप्स का हम सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होता क्या है और किसका इन्वर्स निकाला जाएगा। तो जो भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो उसी का निकाला जाएगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स डजंट इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल। उससे पहले ये हमने बोल रहा है मैट्रिक्स और उसको बदल रहे हैं डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट नेवर कैन बी ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इट इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस है कि कैसे हम निकालते हैं इन्वर्स। इसका अगर एग्जांपल चाहोगे तो हम दे देंगे दोनों का, सिंपल देख लो। 5 3 2 4 एक मैट्रिक्स है ए नाम का, और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, वो सिखा देंगे, तब समझ में आएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कैसे होता है जो। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लें कि इसका कुछ रूल है, एक जिसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। होता क्या है ये, क्योंकि इसी का यूज करके हम मैट्रिक्स में जो है इन्वर्स निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट में तो हम निकालेंगे फॉर्मूला के थ्रू, माइनर कोफैक्टर का यूज करके। बट इसमें जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन अपना, इसमें लॉजिक है, रटाया विद्या नहीं है इसमें। आप कितना अच्छा सोचते हो ये डिपेंड करता है उस पर। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्री प्रारंभिक इसको कहते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब इसको हिंदी में हम लोग कह देंगे प्रारंभिक रूपांतरण
कैसे होता है एक मैट्रिक्स का। तो इसमें कुछ रूल है, जनरली तौर पर आप 4, 5, 6 भी डाल सकते हो। तो उसको हम देखें। पहला हमारा जो रूल है कि किसी रो को किसी दूसरे रो में बदल दो। ठीक है, एक रो को उठाकर दूसरे रो में बदल दो। कॉलम में बदलेंगे डिटर्मिनेंट में, उसके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, हम डिटर्मिनेंट की चर्चा नहीं करेंगे, मैट्रिक्स थोड़ा सिंपल देख लें। तो अगर एक रो को उठा के दूसरे रो में परस्पर बदल लें, इंटरचेंज कर लें, तो दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह से अगर हम कहें कि हमारे पास या आर आई को इस तरह से आर जे में बदल दो, किसी एक रो को दूसरे रो में उठा के बदल दो और इसको इसमें ले आओ, तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। कॉलम के साथ भी यही हो सकता है कि सी आई को सी जे में बदल दो और ये सी जो को सी आई में बदल दो। ऐसे 4, 5, 6, 3, 2, 1 एक मैट्रिक्स है मान लिया जाए। इसको हम कह दें कि C1 में C2 को चेंज कर लो। ये देख रहे हो ये क्या है, साइन दोनों एक दूसरे को, आई का वैल्यू डिफरेंट, जे का वैल्यू डिफरेंट है ना, 1, 2 है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि हमारा जो ये पहला कॉलम है उठ के यहाँ जाएगा और ये दूसरा कॉलम है उठ के, सॉरी दूसरा, यहाँ तीसरा लगा लो, तीसरा है, तीसरा कॉलम उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रो के साथ भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद ये वाले ऑपरेशंस कहलाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है ना, इस तरह का ऑपरेशन और भी आएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इस तरह से कि ये ऑपरेशन करने के बाद ये 6, 1, 1 हो गया, ये तो 5, 2, 0, 4, 3, 4। तो आपने ये देखा कि ये जो कॉलम्स है C1 वो C3 में बदल गया और C3 जो कॉलम है वह C1 में बदल गया। तो इस तरह से एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला पार्ट ये आप रो में भी कर सकते हो कि एक रो के दूसरे रो में हम बदल दें। दूसरा मान लिया जाए इस तरह से हो कि हमारे पास इस तरह से लिखें R1 में कोई कांस्टेंट, ये देख लो तरीका समझना, यहाँ पे आई लिख देते हैं। ठीक है, तरीका समझना क्या है कि Ri में कोई स्केलर वैल्यू k से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। k इज स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट। यहाँ पे कॉलम भी हो सकता है, मान लिया जाए Cj, इसमें भी हम कुछ गुना कर सकते हैं k से, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में हम गुना कर सकते हैं। तो वो जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जैसे मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है 5, 3, 2, 0 और हमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है कि R2 में 5 से गुना करना। लिखेंगे कैसे, R2 में क्या करना है 5 से गुना, तो जिसमें चेंज होगा वो एरो के लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो R2 में गुना कर रहे हैं कितना से, 5 गुना R2, ये वैल्यू लिखेंगे। अब गुना कर लो R2 में जो वैल्यू है। उसी तरह से C1 में। और तीसरा जो है वो है सपोज इस तरह से कि Ri में परिवर्तन करें और किसी वैल्यू से गुना करके हम कोई कांस्टेंट इस तरह से डाल दें। इसको है क्या, जैसे एग्जांपल हम यही वाला मैट्रिक्स के लिए लेंगे। जैसे हम कहें कि R1 में जोड़ देना है 2R2, इसको पढ़ेंगे क्या, चेंजेज किस में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये नहीं समझते कि चेंज R2 में आ रहा है कि R1 में आ रहा है। तो चेंज हमें इसमें आ रहा है, R1 में आ रहा है, बिकॉज हमने R1 में चेंज करा है। जो एरो के लेफ्ट साइड होगा ना वो R1 होगा, सॉरी जो चेंज होगा वो होगा। तो इसमें R1 हमने लिया, तो R1 में क्या चेंजेज कर रहे हैं, तो R1 में ही जोड़ रहे हैं। R2 में 2 से गुना करने के बाद R1 में परिवर्तन किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है। यानी कि जो नया इसके लिए हमारा बन जाएगा मैट्रिक्स, देख R2 में कोई चेंजेस नहीं, तो जैसे है लिख लेंगे। R1 में क्या चेंजेज है, तो R2 में 2 से गुना, तो आपको गुना करने का मतलब तो पहले ही पता हुआ है। और गुना करके जब जोड़ते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो देख इसमें 2 से गुना कर ले और इसमें जोड़ ले, तो 2 से 4, तो 4 और 5 ये 9, ये तो 0 ही रहेगा, ये जोड़ोगे तो 3, तो ये नया बना। तो ये जो हमारा था वो इसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, वेरी इजी है ना, बस प्रैक्टिस की कमी होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इस पर हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा जो मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बताने के लिए आपको हल करने के लिए सीखना इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सीख लो, देख लो, ज़्यादा हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे। डिटर्मिनेंट मुझे पढ़ना है, सिंपल जान लो कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको डिटर्मिनेंट में भी हम लिख सकते हैं इस तरह से करके, है ना।
डिटर्मिनांड ऑफ ए, ठीक है। मान लिया जाए यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये इस तरह का 3/3 ले लीजिए, इससे बड़ा नहीं आएगा, 2/2 का आ जाएगा, 1/1 तो है ही। देखो तो इसका ये लोकेशन है, पहले रो का पहला एलिमेंट्स का लोकेशन है। तो लोकेशन का चिन्ह जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनेंट। तो चिन्ह इसका जो होता है पॉजिटिव होता है ना, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। वजह है ना, ये होता है किसी भी लोकेशन का जो साइन होता है, लोकेशन आई पे पावर होता है, सॉरी -1 पे पावर होता है आई प्लस जे, ठीक है ना। ये किसी भी लोकेशन का चिन्ह का फॉर्मूला कह सकते हो। तो ये देखा जाए, अगर इसका हम प्लस लिख रहे हैं तो आई का वैल्यू 1 और 1, तो 1 और 1 2 हो जाता है, तो -1 पे पावर 2 प्लस 1 हो जाता है, 1 तो लिखेंगे नहीं प्लस। यहाँ माइनस होने का वजह है कि 1 और 2 3 हो जाता है, तो -1 पे पावर 3 देते हैं तो वो माइनस हो जाता है ना। तो ये आप डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे, डिटेल करेंगे वहाँ, यहाँ आप डायरेक्ट समझो। तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, अगर कोई 2/2 का हो, पहला 2/2 का हो, सिंपल ऐसे। अभी ये मेरा मैट्रिक्स है, नॉट डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। इसको डिटर्मिनेंट में हम कन्वर्ट कर दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें तो ऐसे हो जाएगा A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बन गया। और इस डिटर्मिनेंट का आप वैल्यू जब लिखते हो तो वो क्या होता है, तो सिंपली देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होता है, या डायरेक्ट आप इस तरह से भी इसको लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वैल्यू। तो ये जो वैल्यू होता है, ये गुना ये और माइनस ये गुना ये। माइनस क्यों होता है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो इतना गुना इतना, तो A11 गुना A22 और माइनस A12 गुना A21, यही मेरा वैल्यू हो गया। जैसे कि एग्जांपल देख लो, 5 3 2 4, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, इसको हमने कहा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। तो इतना गुना इतना, तो 5 चौका 20 और माइनस 3 दूना 6, यानी कि 14, नॉट इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्जिबल मैट्रिक्स। जो नॉन सिंगुलर होगा यानी कि जो 0 के बराबर नहीं होगा उसी का इन्वर्स निकलेगा, ठीक है, सिंपल। तो ये 2/2 का था, एक 3/3 का देख लें, जैसे यही वाला। इसको हम 6 तरीका से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 रो और 3 कॉलम, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रो से हम हल कर सकते हैं या कॉलम से। तो एक तरीका देखेंगे, बाकी 5 तरीका हम डिटर्मिनेंट में देखेंगे। तो एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, पहले रो के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड कर देना चाह रहे हैं। तो इसको जो होता है ना, ये पहले रो से, तो ये A11 जिस रो और जिस कॉलम में होता है वो ढक जाता है, और जो बचता है उसे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, A22 A23, ठीक। फिर इसके लिए तो इसका चिन्ह निगेटिव होता है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में वो ढकेगा, तो ये बचेगा ये और ये। फिर इसके लिए तो इसका चिन्ह पॉजिटिव होता है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में वो ढकेगा तो बचेगा ये। अब ये तो हल करना भी हमने सिखाया, तो इतना गुना इतना माइनस इतना गुना ये, हल करके जो भी वैल्यू तीनों का है देख लेंगे कि 0 आता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे बनता है। इसका एक्सरसाइज जो था वो 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 का पहला, अब इसमें कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। कह रहा है यदि एग्जिस्ट करता हो तो निकाल लीजिए आप। तो देखो, पहला लेट एक मैट्रिक्स है, 2/2 का पहले दिया है, एक देखेंगे केयरफुल्ली, ठीक है। करता है, यदि एग्जिस्ट करता है भाई तभी निकालोगे, जो नहीं निकलेगा आप तो निकाल नहीं पाओगे।
तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो देख, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यदि निकाला जाए तो इतना गुना इतना 3 और माइनस ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, डजंट इक्वल टू 0। तो इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, आई मीन इट एग्जिस्ट फॉर इन्वर्स, है ना, माने इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, आप इन्वर्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि ए इज नॉन सिंगुलर, दैट इज इट एग्जिस्ट फॉर ए इन्वर्स। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो अब एग्जिस्ट करा के उसका वैल्यू लिखो, क्या होगा। तो देखो इसका तरीका क्या होता है वो समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, ये तो आप मानते हो, ठीक है। करना क्या है, मुझे वैल्यू पुट करना है एक और आई का नहीं, आई रख ले, सॉरी आई का ही करना, इस तरफ ए का नहीं करना है। देखो ये आप जानते हो, तो ए का जो वैल्यू है 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई का वैल्यू होता है 1 0 0 1 और इनटू में। अब यहाँ के बाद प्रोसेस हमें करना क्या होता है इसके बारे में देखना। अब जो इधर मेरा ए था इसको आई बनाना होता है, ठीक है। ये जो ए है मेरा आई बनाना, आई मीन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जिस ऑर्डर का ये पहले से है, और ये उसके अकॉर्डिंग जो आ जाए आई डोंट केयर, बट मेरा जो मोटो होना चाहिए इसको आई बनाना है, यानी 1 0 0 और 1 करना है। तो जब दोनों तरफ हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसके वैल्यू में चेंजेज नहीं आएंगे, इस वजह से हम करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो थोड़ा सा ध्यान में एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको ये डिफाइंड कर लेना पड़ेगा कि मुझे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है वो रो पर करना है या फिर कॉलम पर करना है, यानी पंक्ति पर करना है या फिर स्तंभ पर करना है। क्योंकि इसमें कंडीशंस है कि आपका रो से चलते हैं तो रो से ही अंत तक चलना पड़ेगा, कॉलम से चलते हैं तो कॉलम से ही चलना पड़ेगा। ऐसा आपको मैट्रिक्स फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है कि आप एक बार रो से चलो और एक बार कॉलम से। डिटरमिनेंट में ऐसा फैसिलिटी है कि आप रो से चलो फिर कॉलम से चल लो, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में मैट्रिक्स ये फैसिलिटी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराता है कि आप रो से चलने के बाद फिर से कॉलम में चलो या कॉलम में चलने के बाद फिर से रो में चलो, ये ध्यान में देना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसको 1 करना है जो कि है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है और इसको 1। तो आप या तो रो से चलो या तो कॉलम से चलो। देखो मैं कॉलम से चलता हूँ, थोड़ा देख लो। देखो C2 में ये मेरा C2 हो गया, अगर ये उठा के जोड़ दिया जाए पूरा तो ये 0 होगा। इसमें क्या आता है, आई डोंट माइंड, डोंट केयर, ठीक है। तो C2 में आप सिंपली क्या कर रहे हो, C1 में जोड़ रहे हो भाई। तो देखो परिवर्तन किस में आएगा, C2 में आएगा ना। तो जो C1 मेरा वैल्यू वैसे ही रह जाएगा 1 2। C2 में क्या, तो इसको उठा के इसमें जोड़ो, तो ये जोड़ोगे तो ये तो 0 आएगा और ये जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से इसमें, तो ये मेरा हो गया क्या, जैसे था वैसे। आपने इसको इसमें सिर्फ क्या करा, जोड़ा, तो जोड़ दो। तो इसको जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये तो 1 ही रहेगा। हमने बार बार बताया, बार बार ने अभी बताया कि इसको 1 है, इसको 0 करना है, और इसको क्या करना है और इसको क्या करना है। हमने कॉलम से चल रखा है ना, देखो तो इसको 1 कर देते हैं पहले। इसको 0 करने के चक्कर में ये गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अगर इसको 0 हम करें, कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके इससे हम ये करें तो ये वैल्यू डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको हम 1 कर लेते हैं पहले। तो इस कॉलम में यदि 5 से भाग दे दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये घटा देंगे उसमें, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से हम किस में, तो कहो बटा में आ जाए, बिल्कुल आ सकता है बटा में भी। तो हम C2 में क्या कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। इसके पहले जो बताया था ना किसी एक रो या कॉलम में भाग कर सकते हैं, तो इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें सिंपली हमने क्या करा था, इसको उठा के इसमें जोड़ा, तो ये जब इसमें जोड़ा तो ये 1 और इसमें ये जोड़ा तो 1 ही रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि C2 में 5 से भाग दे दिया जाए, यानी कि जो यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो C2 में 5 से भाग दिया जाए, मतलब 1/5 से गुना करा जाए, भाग दिया, जो जैसे, अगर नहीं है ऐसे समझ में आए तो चलो भाई भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 भाग,
तो C2 में हम दे रहे हैं तो C1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये 1 2 रह जाएगा। इसमें भाग दोगे तो ये 0 तो है ही, 0 रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखो हम अपना टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये C1 1 और 0, इसमें आप 5 से भाग दे रहे हो तो 1/5 और ये भी क्या हो जाएगा 1/5 ही हो जाएगा, 1/5 और 1/5 और इनटू में A। अब मुझे क्या करना है, देखो इसको क्या करना है, 0 करना है। तो इसमें 2 से गुना करके इसमें घटा दो, तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट से नहीं होता, जब भी होता है पूरे रो या कॉलम से। तो C1 में तुम घटा दो और 2C2, मतलब C2 में 2 से गुना करके C1 में घटाओ, तो परिवर्तन तो आपका C1 में होगा। तो देखो इसमें गुना करो 0 ही रहेगा, इसमें घटाओ तो 1, इसमें 2 से गुना करो तो क्या हो जाएगा ये 2 और इसमें घटाओ तो 0 और ये हो जाएगा 0 और ये 1 ही रहेगा। इसमें भी आपका परिवर्तन तो C1 में हो रहा है तो C2 जैसे हो वैसे ही रह जाएगा। तो देखो इसमें 2 से गुना कर रहे हो तुम, इसमें घटा रहे हो, तो देखो लिख के समझाते हैं 1 और माइनस 2 से गुना करोगे तो 2/5 होगा, यानी घटाने के बाद कितना हो जाएगा 3/5। फिर इसमें 2 से गुना करोगे तो 2/5, इसमें घटाओगे तो -2/5। अब देखो ध्यान से, इसको तुम आई कह दोगे, इसको आई कहोगे और A इंटू A जो इधर आएगा तो A इन्वर्स पहले बताया, और ये बचेगा 3/5, 1/5 -2/5, 1/5। अब देखो I इंटू A इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है A इन्वर्स, तो A इन्वर्स बराबर ये वाला वैल्यू। ये मेरा वैल्यू हो गया, है ना। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन आप चेक करते रहना बार बार, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन है भाई, जोड़ घटाव गुना किसी से हो सकता है, तो इसको बार बार आप देखोगे, है ना। इसमें कैलकुलेशन जितना आप बेस्ट कर पाओगे, थोड़ा टाइम लो स्टार्टिंग में, अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है ना। हम लोग भी इंटर में पढ़े थे, ध्यान में है मेरा भी, है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें लेकिन एक बार, ठीक है, ये जिस तरह का क्वेश्चन है एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसमें इसको जब मैं 3/3 का दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि थोड़ा तो कम्प्लेक्स है, लेकिन कम्प्लेक्स नहीं है, आपका जोड़ घटाव कमज़ोर है। अगर मेरे से गलती हो तो मेरा भी जोड़ घटाव कमज़ोर है, ठीक है। तो जो बचपन में आपने पढ़ा जोड़ घटाव कितने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, उसके बारे में ही है। देखो आप कहीं पे भी जोड़ घटाव के अलावे कुछ नहीं है, ये दर्शाता है कि मैथमेटिक्स ओनली जिसको जोड़ घटाव गुना आता है उसी के लिए है ना। तो इसमें हम देखेंगे अगले क्लास में इसका 3/3 करेंगे, और इसका मिसलेनियस में जो इंपॉर्टेंट है देख लेंगे, बाकी बोल कर सुना देंगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट हम स्टार्ट करें या ना करें, लेकिन कैलकुलस हम स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कैलकुलस पढ़ेंगे, है ना, जिसका 2 मेजर पार्ट है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप जो 11th में पढ़ा होगा आपने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, है ना। तो इस तरह से डिफरेंशिएबल ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स का वो आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और थोड़ा समय का अभाव होता है, इस वजह से कंटिन्यू नहीं बन पा रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो आप कीप वॉचिंग, ओके।